भाई, यह एनीमे थोड़ी देर देखो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो, धमाकेदार इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। कहानी आधुनिक परिवेश में घटित होती है, लेकिन इस दुनिया में कालकोठरी, राक्षस और कौशल मौजूद है। हमारा नायक जू डोंगहुन नेक्रोमेंसी जादूटोना की एक दुर्लभ कला का मालिक है, लेकिन इसमें एक पेंच है। वह केवल ई रैंक के कंकालों को ही बुला सकता है। एक दिन वह एक छिपी हुई उपलब्धि को अनलॉक करता है, जिससे वह अपने कंकालों का स्तर बढ़ा सकता है। यह कहानी है सबसे निचले स्तर से संभवतः सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचने की। मनुष्यों और गोब्लिनों के बीच युद्ध में मनुष्यों की संख्या काफी कम है, लेकिन उनका नेता अभी भी आदेश देता रहता है, जबकि हमारा नायक अपने हुड के नीचे से सारा दृश्य देखता रहता है। जब कोई और विकल्प नहीं बचता, तो मानव नेता हमारे नायक नेक्रोमेंसर जादूगर से मदद मांगता है। हमारा नायक मदद करने के लिए बहुत खुश है, क्योंकि वह यहाँ एक भारे के सैनिक के रूप में है। उसके हाथ में खोपड़ी का डंडा बैंगनी रंग से चमकने लगता है जब वह अपने कंकालों को बुलाता है। अब यह कंकालों और गोब्लिनों के बीच युद्ध बन गया है। अन्य लोग ई रैंक के कालकोठरी में एक जादूगर को देखकर आश्चर्यचकित है, क्योंकि हाल ही में जादूटोना सबसे शक्तिशाली शक्ति रहा है। अब वे उनके नेता इतने निश्चिंत इसलिए थे क्योंकि उन्होंने कुछ शक्तिशाली जादूगरों को भर्ती किया था। इन सभी प्रशंसाओं को सुनकर हमारे जादूगर का चेहरा एकदम भावहीन हो गया। 79 करोड़ लोगों में से केवल लगभग 1000 लोगों के पास ही जादूगर बनने की अनूठी शक्ति है। हालांकि हमारे जादूगर द्वारा बुलाए गए सभी कंकाल ई श्रेणी के हैं, इसलिए कोई कह सकता है कि वह एक साधारण जादूगर है। बाकी लोग उससे ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वह केवल ई श्रेणी के कंकालों का उपयोग करता है, क्योंकि उसे अपने कौशल पर पूरा भरोसा है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा नायक जू डोंगहुन एक शापित ई श्रेणी का जादूगर है। वह मृतकों की आत्माओं को नियंत्रित करने वाला एक जादूगर है और भयानक आत्माओं और जहरों का उपयोग करके दुश्मनों को पराजित कर सकता है। लेकिन उसे केवल कंकालों को बुलाने का श्राप मिला है। लगभग 10 साल पहले मनुष्य 20 वर्ष की आयु में वयस्क होने पर अनूठी क्षमताएं प्राप्त करने लगे थे। इन अनूठी शक्तियों का स्वरूप पूरी तरह से यादृच्छिक था, लोहारगिरी और सिलाई जैसी बुनियादी शक्तियों से लेकर अन्वेषण, उपचार या शक्तिवर्धन जैसी सहायक शक्तियों तक, क्योंकि ये सभी क्षमताएं केवल इसी आधार पर दी गई थीं। किस्मत, हर कोई इससे खुश नहीं था। फिर भी इन क्षमताओं की बदौलत इंसान राक्षसों के आक्रमण से बच पाए। हमारा नायक एक ऐसा जादूगर बन गया जिससे हर कोई ईर्ष्या करता था। लेकिन उसकी तरक्की रुक गई और वह सिर्फ ई रैंक के कंकाल ही बुला सकता था, इसलिए वह ई रैंक का डंजन हाइपर कैरी बन गया। जू डोंगहुने ने टीम लीडर को डंजन पार्टी मर्सिनरी का काम पूरा करने की रिपोर्ट दी और विदा ली। बाहर निकलते हुए जू डोंगहुने अपनी किस्मत पर अफसोस करता है। कम से कम वह चाहता है कि उसकी क्षमता इतनी बेकार हो कि लोगों को उससे कोई उम्मीद न हो। उसे बेकार की उम्मीदें दी गई है और वह एक प्रोडक्शन टाइप की क्षमता चाहता है, क्योंकि जादूगर बनने के बाद भी आज उसकी तनख्वाह सिर्फ 40,001 है। इस दर पर तो पार्ट टाइम नौकरी भी उसे इससे ज्यादा पैसे देगी। लेकिन चूंकि यही एक चीज है जो वह सच में करना चाहता है, इसलिए वह इसे छोड़ भी नहीं सकता। उसका दिन और भी खराब करने के लिए कुदरत ने उसे यह खबर सुनाई कि डार्क लॉर्ड सिर्फ 3 साल में ए रैंकर बन गया है। सक्रिय होने के कारण यह पहली बार है कि कोई शिकारी महज 3 वर्षों में ए रैंक का बन गया है, जो दर्शाता है कि नेक्रोमेंसर कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। पहले तो जुडोंगहुन यह सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन यही वह बात है जो उसे पागल कर रही है। डार्क लॉर्ड वह है जिसने हमारे नायक के साथ ही उसी दिन अपनी शक्ति प्राप्त की थी, लेकिन उनमें से एक शापित नेक्रोमेंसर है, जबकि दूसरा पहले से ही ए रैंक का है। जुडोंगहुन इस बेतुकी संभावना पर क्रोधित हो उठता है। जुडोंगहुन खुद को एक सुनसान जगह पर जाते हुए पाता है और वास्तविकता के बारे में सोचने लगता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह वास्तविकता से नाराज हो सकता है, और यह अभी भी बिना प्रयास किए ही संभव है। इसलिए वह इस सूचना के साथ अपने साधारण कंकालों को बुलाता है कि वह एक साथ 10 कंकालों को बुला सकता है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि वह प्रत्येक कंकाल का नाम रख सकता है। पहले तो उसने सोचा कि यह कोई दुर्लभ बात है, लेकिन यह तो बस एक लुलु थी। दुख भरी जिंदगी को पीछे छोड़कर जुडोंगहुन अपने कंकालों को प्रशिक्षित करना शुरू कर देता है। जब भी वह कंकालों को बुलाता है, उसे हमेशा वही कंकाल मिलते हैं। इसलिए वह उनके हथियारों के लिए बड़े बड़े रचनात्मक नाम सोचता है। हाँ, पहले कंकाल के लिए एक विशाल तलवार, दूसरे के लिए एक लंबा भाला और तीसरे के लिए एक धनुष। वह उन्हें प्रशिक्षण का आदेश देता है, क्योंकि यही उसका मेहनत करने का तरीका है। शुरुआत में उसे कुछ परिणाम दिखे जब उसके कंकाल एक साथ 3 गोब्लिनों का सामना करने में सक्षम हो गए। लेकिन बस इतना ही। उनका प्रशिक्षण कितना भी कठिन क्यों न हो जाए, कंकाल उससे ज्यादा शक्तिशाली नहीं हुए। जू डोंगहुन एक बार फिर अपने दुख भरे जीवन पर आह भरता है और बड़बड़ाता रहता है, इस बात से बेखबर कि पीछे से कुछ आ रहा है। एक धीमी सी गुर्राहट उसे पीछे देखने पर मजबूर करती है। वह एक ओर को अपनी ओर आते देखकर भयभीत हो जाता है। जू डोंगहुन तेजी से पीछे हट जाता है, जबकि कंकाल एक शक्तिशाली प्राणी की उपस्थिति से दब जाते हैं, जिससे उनकी सभी क्षमताएं 20% कम हो जाती है। इसलिए उनका स्वामी उन्हें बेकार कहता है। यहाँ एक ओर की मौजूदगी का मतलब है कि पास ही में कोई कालकोठरी टूट गई है, जो एक ऐसी घटना है जिसमें अधूरी सफाई वाली कालकोठरी टूट जाती है और राक्षस बाहर निकल आते हैं। ओर्क हमला करने के लिए अपना हथियार उठाता है। इसलिए जू डोंगहुन अपने कंकालों को हमले को रोकने का आदेश देता है। और गुर्राता है और आसानी से कंकालों को दूर धकेल देता है, जिससे कंकाल वापस बुलाए जाने लगते हैं। फिर वह जू डोंगहुने का पीछा करता है, लेकिन सौभाग्य से एक तीर और को लग जाता है। डोंगहुने चाहता है कि बोनी 3 कुछ करे, क्योंकि इस दयनीय जीवन के बावजूद वह जीना चाहता है। इसके अलावा डोंगहुने के पास 70 ऊर्जा बची है,
जिसका मतलब है कि वह 7 और कंकालों को बुला सकता है। इसलिए वह अपने कंकालों को बुलाता है और उन्हें एक विशेष गठन में लड़ने का आदेश देता है। फिर भी ऑर्क ई रैंक के कंकालों के लिए बहुत शक्तिशाली है। इसलिए डोंग उन्हें अपनी जान बचाने के लिए लगातार कंकालों को बुलाता रहता है। इससे उसकी सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है, लेकिन ऑर्क अभी भी बिना किसी खरोंच के खड़ा है। उसके पास ऑर्क के खिलाफ केवल 3 कंकाल है, जिससे उसे लगता है कि यह अंत है। अचानक उसे एक सुनहरा संदेश मिलता है, लेकिन डोंग उन्हें अभी उसे देखने की स्थिति में नहीं है। फिर भी वह सहज रूप से संदेश देखता है और पाता है कि उसने 10,000 उपयोग नियम की एक छिपी हुई उपलब्धि हासिल कर ली है, जिससे वह डैंक नेक्रोमेंसर बन गया है। डोंग उन्हें अपनी ऊर्जा पुनः भर जाने और कंकालों के डैंक बनने के बाद लड़ाई में लौट आता है। अब कंकाल ऑर्क से लड़ सकते हैं और इससे डोंग उन्हें उत्साहित हो जाता है। इसलिए वह नए हथियारों से लैस और कंकालों को बुलाता है। अब एक टैंक और एक जादूगर के जुड़ने से दल कुछ हद तक संतुलित हो गया है, इसलिए वे सभी ऑर्क से लड़ते हैं, जिससे वह अपना हथियार गिरा देता है। इसके बाद जादूगर ऑर्क को खत्म करने के लिए एक विशाल अग्निगोला बुलाता है। शक्तिशाली ऑर्क को हराने के बाद कंकाल अपने स्वामी को देखते हैं, लेकिन डोंग उन्हें इस समय स्तब्ध है। जैसे जैसे यह भावना शांत होती है, उसे लगता है कि दुनिया अभी उसे मारना नहीं चाहती। डोंग उन्हें रामेन खाता है और स्टेटस स्क्रीन देखता है। उसने कभी अपनी क्षमताओं में वृद्धि की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अब उसे पूरा यकीन है कि मेहनत का फल मिलता है। उसे नहीं पता कि वह कब सी रैंक तक पहुंचेगा, लेकिन फिलहाल वह जो मिला है उससे खुश है और उसे बुनियादी बातों पर वापस लौटने की जरूरत है। एक मध्यम स्तर के कंकाल की शक्ति काफी प्रभावशाली थी, जिससे वह और भी मजबूत होने की संभावनाओं के बारे में सोचने लगा। वह सोच रहा है कि क्या बोनी 5 लगातार बर्फीले तूफान का इस्तेमाल कर पाएगा, जबकि बोनी 1 और बोनी 2 तलवारबाज और भाले के उस्ताद बन जाएंगे। वह इसके लिए पूरी तरह तैयार है। डोंग उन्हें काम पर पहुंचता है तो उसे माहौल में कुछ गड़बड़ लगती है। इसके अलावा वह किसी को हरे रंग के बैज के साथ देखता है, जो सी रैंक यानी एक उच्च रैंक शिकारी का संकेत है। नेता डोंग उन्हें को फोन करके एक बड़ी खबर देता है। नेता गिपरिंग द्वारा स्थापित पेरिंग गिल्ड के बारे में बात करता है। कोरिया में हर कोई कोरियाई रैंकर जेपेंग, जो एक कुशल धनुषधारी है, द्वारा स्थापित इस प्रतिष्ठित गिल्ड के बारे में जानता है। नेता बताता है कि गिल्ड एक नए खुले कालकोठरी का पता लगाने जा रहा है और उन्हें कुलियों की आवश्यकता है। वेतन घोषित राशि से 10 गुना अधिक है और वे ई रैंकरों को भी स्वीकार कर रहे हैं। नेता डोंग से पूछता है कि क्या उसे इसमें दिलचस्पी है, लेकिन डोंग पहले कालकोठरी को देखना चाहता है। नेता बताता है कि यह पारू के पास हाल ही में खोजी गई एक कालकोठरी है और काफी कठिन है। 5 टीमें इसे पार करने में पहले ही असफल हो चुकी है और इसकी रैंकिंग अभी तय नहीं है, लेकिन जिन टीमों ने इसे पार करने की कोशिश की थी वे सभी नौसिखिए थीं और प्रसिद्ध पेरंग के अंदर जाने से यह उतना मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा डोंग सिर्फ एक कुली होगा, इसलिए वह उसे लड़ने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए नेता उसे पैसे कमाने के लिए अपना हिस्सा करने का सुझाव देता है। डोंग उन्हें सोचता है कि क्या करे, क्योंकि 10 गुना इनाम शायद कालकोठरी के लिए जोखिम भत्ता है। कल के उस ओर्क मुठभेड़ से वह मानसिक रूप से थका हुआ है, लेकिन प्रस्ताव काफी लुभावना है। यहाँ तक कि डार्क लॉर्ड ने भी अपने साक्षात्कार में रैंक में तेजी से वृद्धि करने के लिए अपने रैंक से ऊपर की कालकोठरियों में जाने की बात कही थी। इसलिए डोंग उन्हें शामिल होने का फैसला करता है और चूंकि अभियान अब से 1 सप्ताह बाद है, वह 1 सप्ताह की छुट्टी लेने का फैसला करता है। नेता सहमत हो जाता है और उसे जल्द ही भोजन कराने का प्रस्ताव भी देता है। बाद में डोंग उन्हें अपने कंकालों को बुलाता है। यह सोचकर गर्व महसूस करता है कि उसका प्रशिक्षण वास्तव में रंग लाया और कंकाल मजबूत होते रहेंगे और अगर वे इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो वह भी ए रैंकर बन सकता है। वह डी रैंक के कंकालों की क्षमता देखने के लिए एक बार फिर प्रशिक्षण शुरू करता है और परिणाम उम्मीद से कहीं अधिक संतोषजनक है। डोंग उन्हें चकित है क्योंकि शक्ति लगभग सी रैंक के बराबर है। वह जानता था कि वे मजबूत होते हैं, लेकिन उसने कभी इस हद तक नहीं सोचा था। सबसे पहले उसे अपने प्रशिक्षण उपकरण बदलने होंगे, क्योंकि लकड़ी के पुतले अब बेकार हो गए हैं और इसके लिए उसे और पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कंकाल अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं, लेकिन असली समस्या डोंग उन्हें खुद है। अगर कंकालों की जगह कोई शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी उसके पास आ जाए तो क्या होगा? कंकाल कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, तब सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह देखता है कि जादूगर कंकाल पास आ रहा है, जो डोंग उन्हें की ओर अपनी छड़ी करके एक मंत्र पढ़ता है। ऐसा लगता है जैसे कंकाल उसके मन की बात पढ़ सकता है और इसकी पुष्टि करने के लिए अपना सिर भी हिलाता है। डोंग उन्हें यह देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि कंकाल पहले सिर्फ उसके आदेशों का पालन करते थे, लेकिन अब वे अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं। टैंक कंकाल पीछे से आता है और जब उसका ध्यान उसकी ओर जाता है तो वह प्रशिक्षण उपकरणों की ओर इशारा करता है। जाहिर है डोंग उन्हें को समझ नहीं आता कि वह क्या कहना चाह रहा है। ढाल वाला कंकाल दूसरे कंकालों से लड़ने लगता है और साबित करता है कि उसकी ढाल सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अगर अस्थि योद्धा प्रशिक्षण में मदद करे तो डोंग उन्हें को कोई अतिरिक्त उपकरण खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह बोनीतू से अपने चारों ओर मौजूद वायु कवच का परीक्षण करने के लिए उस पर हमला करने को कहता है। कंकाल आदेश का पालन करता है और डोंग उन पर हमला करता है, जो हमले के बाद भी अप्रभावित रहता है। डोंग हुन परिणाम से संतुष्ट है, इसलिए वह उन्हें अपना प्रशिक्षण जारी रखने के लिए कहता है। प्रशिक्षण अच्छा चल रहा है, क्योंकि डोंग हुन को सूचना मिलती है कि कंकाल की शक्ति बढ़ रही है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जागृति के बाद पहली वृद्धि के कारण स्टेटस विंडो अनलॉक हो गई है। अब डोंग हुन स्टेटस विंडो देख सकता है। प्रत्येक हड्डी के सिर का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। उसे पता चलता है कि प्रशिक्षण के कारण बोनी 1, बोनी 2 और बोनी 3 के गुण अन्य कंकालों से भिन्न है। इसलिए अब तक की उसकी सारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है। डोंग हुन सोचता है कि उसे बस उन्हें समग्र रूप से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, ताकि वे दुनिया के सबसे मजबूत कंकाल बन सकें। स्टेशन पर डोंग हुन अपना बैग लिए हुए है, जिसमें उसने स्लीपिंग बैग और आपातकालीन भोजन रखा है, क्योंकि यहाँ उसका काम कुली का है। डोंग हुन उस भीड़ की ओर बढ़ता है जहां भाग लेने वाले भारे के सैनिकों को उस कालकोठरी के सामने प्रतीक्षा करने का आदेश दिया गया है, जिसमें उन्हें प्रवेश करना है। कालकोठरी पारू स्टेशन के काफी करीब है, इसलिए 200 मीटर के दायरे में एक धुंधली ऊर्जा देखी जा सकती है। देखने में तो यह एक सामान्य कालकोठरी की तरह लगती है, जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुई है, लेकिन साहसी लोग इसे देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि यह एक उच्च कठिनाई वाली कालकोठरी है। वे यह भी जानते हैं कि छेद के चारों ओर रंग जितना गाढ़ा होगा, कालकोठरी के जटिल होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। हालांकि
उन्हें अपने साथ शक्ति पाकर राहत महसूस होती है। लेकिन डोंगहुने को लगता है कि यह मानना बेवकूफी है कि सिर्फ एक बड़े गिल्ड के साथ होने से वे सुरक्षित रहेंगे। इस दुनिया में बहुत सारे कालकोठरी है और अनगिनत शिकारी उनमें लापता हो चुके हैं। लेकिन रैंकर्स की चकाचौंध में दब जाने वाले बलिदानों और मौतों की परवाह कौन करता है? फिर भी डोंगहुने अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है और सब कुछ दांव पर लगा दो। पीछे से कोई उसे पुकारता है, लेकिन जब वह मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। हालांकि उसे अभी भी किसी की आवाज सुनाई देती है जो उसके डी रैंक के बारे में बात कर रही है, जबकि उसके पास ई रैंक की प्लेट है। डोंगहुन चारों ओर देखता है, लेकिन जब उसे कोई नहीं मिलता तो वह उसे बाहर जाने के लिए कहता है। हालांकि लड़की उससे पहले जवाब देने की मांग करती है, क्योंकि वह उससे पूछती है कि उसने पोर्टर के रूप में भाग लेने के लिए पिंग से अपनी क्षमता क्यों छिपाई। डोंगहुन को लगता है कि उस व्यक्ति ने कुछ गलत समझा है, क्योंकि पेरंग ए रैंक के शिकारियों से भरा हुआ है, इसलिए डी या ई रैंक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की कहती है कि उसका हावभाव उसे और भी संदिग्ध बना रहा है और उसे शक है कि वह एक जासूस है जो अभिनय की कक्षाएं लेता है। लड़की अंत में सामने आती है और कहती है कि उसने पेरंग की खुफिया क्षमता को बहुत हल्के में लिया है। डोंगहुन उसे एक सुनहरी प्लेट के साथ देखकर हैरान रह जाता है, जो केवल सी रैंक या उससे ऊपर के रैंक वालों को दी जाती है। बस इससे ही डोंगहुन समझ जाता है कि वह दक्षिण कोरिया के 37 रैंकर्स में पहले रैंक की है। डार्क एम्प्रेस, गी सोयोल और गुई पेरंग की इकलौती छोटी बहन। डोंगहुन काम रहा है क्योंकि उसकी हत्या करने की अनूठी क्षमता के कारण वह ऐसी शख्सियत है जिसे किसी को भी नाराज नहीं करना चाहिए। डरावने पहलू को छोड़ दे तो डोंगहुन को विश्वास नहीं हो रहा कि उसे उससे बात करने का मौका मिला है। जिस रैंकर की वह प्रशंसा करता है, उससे वह कहता है कि उसने कुछ गलत समझा है, क्योंकि वह सिर्फ डी रैंक का है और अगर कोई पेंग से मुकाबला कर रहा है तो वह भी कोई बड़ा खिलाड़ी होगा जो कभी उसके जैसे किसी का इस्तेमाल नहीं करेगा। सो एक डरावना आभास देती है, फिर हंसती है और माफी मांगती है, क्योंकि पता चलता है कि वह मजाक कर रही थी। डोंगहुन ने घटनाओं के इस मोड़ की उम्मीद नहीं की थी। डोंगहुन उसे बिल्कुल समझ नहीं पा रहा है। उसकी क्लास की कोई लड़की किसी मामूली पर ऐसा मजाक क्यों करेगी? डोंगहुन सोचता है कि क्या उसने उसके बारे में कोई जानकारी जुटाई थी, क्योंकि कंकालों को पागलों की तरह प्रशिक्षित करने से रैंकर्स का ध्यान आकर्षित हो सकता है, लेकिन यह एक रैंकर के लिए ध्यान आकर्षित करने का एक सुनहरा अवसर है। सो मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या वह उसके किए से घबरा गया था। सो अचानक कहती है और असभ्य होने के लिए माफी मांगती है। वह मानती है कि उसे यह दिलचस्प लगा कि ई रैंक बैज वाले एक कुली के पास अपने अंदर 5 डैंक ऊर्जाओं को रखने का कौशल होगा। डोंगहुन के पास इस मामले पर कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वह सही कह रही है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसने ऊर्जा पहचान का उपयोग करके उसकी ताकत को भांप लिया है। सॉइल स्वीकार करता है कि उसके बड़े भाई ने उसे स्काउट के रूप में दूसरी टीम के अभियान में शामिल होने के लिए कहा, इसलिए वह एक कुली की तलाश कर रही थी और तभी संयोग से उसे यही एक सहायक मिल गया। उसने डोंग से पूछा कि क्या वह स्काउटिंग में स्वेच्छा से शामिल होना चाहता है, क्योंकि वह कुलियों में सबसे सक्षम था और ऐसा लगता था कि वह डरकर भागेगा नहीं। डोंगहुने यह सुनकर घबरा गया, लेकिन सोए ने दावा किया कि वह लोगों को पहचानने में माहिर है और उसने इनाम दोगुना करने का वादा किया। अब यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता था और हमारी कंगाल नायिका भी अपवाद नहीं थी। कालकोठरी का स्तर कठिनाई के आधार पर ई से लेकर एस तक होता है। यह स्तर सिस्टम द्वारा निर्धारित नहीं है, इसलिए मनुष्यों को इसे अपने विवेक से निर्धारित और मापना पड़ा। यहाँ तक कि एस रैंक वाला व्हाइट शैडो भी कहता है कि कालकोठरी का स्तर जानने का कोई तरीका नहीं है, सिवाय इसके कि अंदर जाकर खुद जांच की जाए। एक सुझाव यह भी है कि कालकोठरी के चारों ओर के रंग की चमक की जांच करें। रंग जितना गहरा होगा, उसके उच्च स्तर की कालकोठरी होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। लेकिन यह तरीका भी सटीक नहीं था, इसलिए संगठन को एक मानक स्थापित करना पड़ा कि यदि एक ही रैंक के 5 या अधिक शिकारी होने पर भी कालकोठरी को पार नहीं किया जा सकता है, तो कालकोठरी की रैंक बढ़ा दी जाए। यदि 5 या अधिक ए रैंक के शिकारी भाग लेते हैं, लेकिन कालकोठरी को पार नहीं किया जा सकता है, तो संबंधित कालकोठरी को एस रैंक के रूप में नामित किया जाता है। यह एक ऐसी विधि थी जिसमें अनिवार्य रूप से किसी न किसी के बलिदान की आवश्यकता होती थी, और जिस अनरैंक कालकोठरी में हमारा नायक प्रवेश करने वाला है, वह कुछ इसी तरह की है। लेकिन वे अपने शिकारियों को यूं ही नहीं भेज सकते थे। मुख्य सेना अंदर नहीं आ पाई थी, इसलिए उन्होंने पहले तो ही दल भेजा। इसी वजह से डोंगहुन बाकी भारे के सैनिकों की तुलना में कालकोठरी की हवा को बहुत जल्दी सूंघ सका। अंदर घुसते ही सबसे पहले उसकी नजर गुफा और उन चमकदार मोतियों पर पड़ी जिनसे उसकी दृष्टि की समस्या हल हो गई थी। हालांकि एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि मोतियों को ले जाकर अच्छे दाम पर बेच दिया जाए, लेकिन शुक्र है कि दूसरे व्यक्ति ने उसे चेतावनी दी कि वह किसी भी चीज को लापरवाही से न छुए। टीम के सभी सदस्य निश्चिंत थे, क्योंकि सोइल को छोड़कर बाकी सभी को ए रैंक का बैज मिला था। सोइल को एस रैंक मिला था। सोइल ने उन्हें खुद को तैयार करने के लिए कहा और उन्हें चारों ओर देखने का आदेश दिया, जबकि गाइड कांग सुनवुक को कुली की सुरक्षा करते हुए बाहर निकलने का रास्ता खोजना था। सुनवुक को अपने कौशल पर पूरा भरोसा था, क्योंकि उसे गाइड का उपनाम मिला था, जो कि सिस्टम द्वारा रास्ता खोजने में असाधारण रूप से कुशल होने के कारण दिया गया नाम था। कालकोठरी मिट्टी बाकी के साथ मिल जाती है, इसलिए सुनवुक डोंगहुन से पूछता है कि क्या वह घबराया हुआ है। जब डोंगहुन हाँ कहता है, तो सुनवुक उससे कहता है कि घबराए रहो, क्योंकि इस कालकोठरी में एक दो से ज्यादा संदिग्ध चीजें हैं। जब अंधेरी महारानी भी उन्हें सतर्क रहने के लिए कह रही है, तब भी कालकोठरी में अत्यधिक शांति है और इसकी संरचना सरल है, इसलिए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि यहाँ राक्षस नहीं होंगे। अगर इस छोटी सी गुफा में कुछ रहता, तो हल्की सी झंकार, आवाज या कंपन होनी चाहिए थी। सुनवुक इन सभी चीजों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालता है कि यहाँ कोई गुप्त चाल हो सकती है, जिससे डोंगहुन प्रभावित हो जाता है। सुनवुक दावा करता है कि वह कई वर्षों से कालकोठरी के धंधे में है और फिलहाल बाहर निकलने का रास्ता खोजने का इशारा करता है। डोंगहुन देखता है कि यह अन्य शिकारियों की दिशा के विपरीत है, लेकिन चूंकि उसे लगता है कि यह ठीक रहेगा, इसलिए वह सुनवुक के पीछे चलने लगता है। सुनवुक कहता है कि वह चिंतित है, क्योंकि अभी तक कोई जाल या सुराग नहीं मिला है और उसका शरीर भारी लग रहा है। डोंगहुन को भी ठंड लग रही है, इसलिए वह पूछता है कि क्या उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। सुनवुक भी निश्चित नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा पहली बार महसूस हो रहा है। यहाँ तक कि किसी रैंकर से मिलने पर भी उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अजीब सी बात हो रही हो। यहाँ इसलिए सुनवुक डोंगहुन से कुछ बुलाने के लिए कहता है, क्योंकि वह एक जादूगर है, ताकि जरूरत पड़ने पर वह कम से कम खुद को बचा सके। डोंगहुन अपनी आधी ऊर्जा खर्च करके 5 कंकाल बुलाता है, लेकिन सुनवुक प्रभावित नहीं होता। उसे कुछ दिखाई देता है और तुरंत एक भारी उपस्थिति का एहसास होता है, जिससे डोंगहुन चौंक जाता है। फिर भी वह उसे आगे खुले मैदान की ओर चलते रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसे कई प्राणियों की उपस्थिति महसूस हो रही है। यह कोई पिछली टीम या राक्षस हो सकता है, लेकिन जब तक वे वहां नहीं पहुंच जाते, तब तक उन्हें पता नहीं चलेगा। वे आगे बढ़ने लगते हैं,
तभी इतना दबाव पड़ता है कि डोंगहुन अपनी आंखें भी खुली नहीं रख पाता। जादूगर कंकाल उसकी कांपती टांग को देखता है, इसलिए वह डोंगहुन के चारों ओर एक वायु कवच बनाता है, लेकिन कवच टूट जाता है, जिससे उसे खून की खांसी आती है। डोंगहुन कंकाल को डांटता है, क्योंकि दबाव इतना अधिक है कि किसी भी कौशल को प्रयोग करते ही नष्ट कर सकता है। शुक्र है, कंकाल उसका साथ देते हैं, लेकिन सुनवुक पहले ही बहुत आगे निकल चुका है। डोंगहुन को विश्वास नहीं हो रहा है कि एक नया प्रकट हुआ कालकोठरी वो एक बेहद मुश्किल कालकोठरी साबित होती है, जो एक एरेंकर को भी तनाव में डाल देती है। डोंगहुन जिंदा रहना चाहता है, क्योंकि इस लड़ाई में बच जाने के बाद ही वह रैंकर बन सकता है। वह किसी तरह आगे बढ़ता रहता है, तभी उसे सूचना मिलती है कि वह एक ऐसे चरण पर पहुंच गया है जहां उसे गहरे आक्रोश से भरे सफेद बालों वाले एक बूढ़े व्यक्ति का सामना करना है। डोंगहुन इस सूचना से हैरान हो जाता है, क्योंकि भला कौन नहीं होगा। सिस्टम यह भी बताता है कि उसका आक्रोश इतना गहरा है कि उसके बालों में बर्फ जम गई है, इसलिए उसे हराना जरूरी है। कमरे में प्रवेश करने के बाद डोंगहुन यह निष्कर्ष निकालता है कि सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति ही इस कालकोठरी का सरगना होगा। तभी कुछ लोग उसे देखकर राहत महसूस करते हैं और पूछते हैं कि क्या वे अतिरिक्त सैनिक है। डोंगहुन सोचता है कि क्या वे वही शिकारी है जो दबाव से बचने के लिए यहां पहुंचे हैं। उन लोगों की नजर सुनवुक के बैंगनी बैज पर पड़ती है, जो एक एरैंक शिकारी होने का संकेत देता है, और एक जादूगर के कंकालों पर भी। इसलिए वे मदद मांगते हैं। सुनवुक आपातकालीन भोजन बांटने का फैसला करता है। डोंगहुने उसे भागते हुए देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है। यह उसका अपना फैसला है, लेकिन डंजन ऐसे ही काम करते हैं। डोंगह्युन पानी और खाना आगे बढ़ाता है, जिसे वे लोग तुरंत ले लेते हैं, लेकिन वह जानता है कि अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया तो उसका अंजाम भी उन्हीं जैसा हो सकता है। सनवुक उन्हें धीरे धीरे खाने के लिए कहता है और जानकारी लेने की कोशिश करता है। उनमें से एक आदमी अपनी टीम की तरफ से बोलने का फैसला करता है। वह बताता है कि वह बी रैंक हंटर है, बचे हुए लोगों में सबसे ऊंची रैंक वाला। वह इस जगह को नरक जैसा बताता है, क्योंकि उसने काफी समय से शिकार किया है, लेकिन कभी इतना अजीब डंजन नहीं देखा। वह कहता है कि यहाँ कोई निकास नहीं है। चाहे किसी भी दिशा में जाओ, गुफा फिर से इसी दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देती है। आभा ऑरा से बंद जाने के बाद वे बाहर नहीं जा सके, इसलिए उनके पास केवल एक ही रास्ता था, इस दरवाजे के पार जो भी है उसे चुनौती देना। लेकिन क्लियर करने की शर्त पागलपन भरी है, क्योंकि कोई भी उस बुजुर्ग आदमी को नहीं हरा सकता जो गहरी करवाहट से भरा हुआ है। रैंक चाहे जो भी हो, सब उसके सामने शिशु जैसे है। फिर भी वह बी रैंक हंटर मानता है कि अगर कोई ए रैंक हंटर आए तो परिणाम अलग हो सकते हैं, और वह बाहर निकलने को लेकर आशावादी है। डोंगह्युन पूछता है कि अगर बॉस इतना ताकतवर है तो वे लोग अब तक जिंदा कैसे हैं। हंटर बताता है कि बूढ़ा आदमी लोगों को मारता नहीं है, वह बस चुनौती स्वीकार करता है और किसी तरह की परीक्षा लेता है। वे लोग ठीक ठीक नहीं जानते, लेकिन वह उन्हें दर्दनाक तरीके से वश में कर देता है, फिर जीभ चटकाते हुए कहता है यह योग्य नहीं है, और बाहर फेंक देता है। डोंगह्युन को यह सब उलझन भरा लगता है, लेकिन बी रैंक हंटर उससे भी ज्यादा हैरान है, क्योंकि वह बूढ़ा आदमी इंसान है। दुनिया बदलने के बाद यह पहली बार है कि किसी डंजन का बॉस इंसान निकला हो। डोंगह्युन यह सोचकर स्तब्ध है कि क्या ऐसा होना भी संभव है। जो भी हो, उन्हें दरवाजा खोलकर मिशन पूरा करना ही होगा ताकि बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। लेकिन वह सनवुक पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक गाइडिंग में विशेषज्ञ हंटर है। वह यही सोच ही रहा होता है कि सॉइल और बाकी लोग वहां पहुंच जाते हैं। स्थिति का आकलन करने के बाद सॉइल तुरंत अंदर जाने का फैसला करती है, क्योंकि बचे हुए लोग डॉपेलगैंगर या जाल नहीं है। ऊपर से तीव्र आभा उसे बेचैन कर रही है, और वे यूं बैठे भी नहीं रह सकते। बचे हुए लोग पेरिंग गिल्ड के एरेंकर्स को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन सॉइल उन्हें और डोंगह्युन को यही रुकने का आदेश देती है, क्योंकि हंटर लोग बॉस से निपटेंगे। डोंगह्युन जानता है कि एस रैंक ए रैंक से पूरी तरह अलग स्तर पर होता है, और सॉइल तो टॉप 1000 एरेंकर्स में भी शामिल है। वह दूसरों को तैयारी करने का आदेश देती है, दरवाजा खोलती है और अंदर चली जाती है। डोंगह्युन धैर्य से इंतजार करता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में हंटर बाहर आ गिरते हैं, एस रैंक सॉइल समेत। उसे यकीन नहीं होता, क्योंकि अंदर गए अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे। यहां तक कि एस रैंक सॉइल भी इतनी जल्दी परास्त हो गई। लेकिन वह अयोग्य घोषित किए जाने से क्रोधित है। वह डोंगह्युन से उसके बैग में से एडवांस लेवल का पोषण देने को कहती है, क्योंकि वह फिर से अंदर जाएगी। डोंगह्युन समझ नहीं पाता कि इतनी बुरी तरह हारने के बाद वह दोबारा क्यों जाना चाहती है। वह पूछता है कि क्या वह सच में निश्चित है। सॉइल कहती है कि बूढ़ा आदमी केवल दर्द देकर काबू करता है, मारता नहीं, और वह यह साबित करके रहेगी कि वह सच में योग्य है या नहीं। डोंगह्युन सोचता है कि योग्य शब्द आमतौर पर तब इस्तेमाल होता है जब कोई गुरु शिष्य ढूंढ रहा हो। शायद उस बूढ़े की करवाहट इसलिए है कि उसे कोई उपयुक्त प्रतिभा नहीं मिली। सॉइल पोषण पीकर फिर अंदर चली जाती है, और उसकी अंतहीन चुनौती शुरू हो जाती है। हर बार परिणाम वही। वह बूढ़े पर और भी क्रोधित हो जाती है, क्योंकि वह हर कला में निपुण है, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं। एक दिन बीतता है, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा, लेकिन वह रुकती नहीं। उसका शरीर घायल और थका हुआ है, फिर भी वह चुनौती देती रहती है। डोंगह्युन सोचता है कि अगर खुद गीपांग भी उसे बचाने आए तो भी समस्या हल नहीं होगी। उसे लगता है कि शायद 5 रैंकर्स भी मिलकर उस बूढ़े को नहीं हरा पाएंगे। सॉइल मानती है कि बूढ़ा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब तक उसकी सांस चलेगी वह चुनौती देती रहेगी। डोंगह्युन एक रैंकर की मानसिकता से प्रभावित होता है, लेकिन सभी लोग निराश हो चुके हैं। वह यूं खाली बैठकर इंतजार नहीं कर सकता। उसे याद आता है कि यहां मौजूद हर हंटर दरवाजे के अंदर जाकर वापस आ चुका है, सिवाय उसके। वह सॉइल के पास जाकर कहता है कि वह भी अंदर जाना चाहता है। सॉइल चौंक जाती है। एक पोर्टर उस डंजन में जाना चाहता है जहां रैंकर भी असफल हो चुके हैं। लाल बालों वाला हंटर उसे उसकी औकात याद दिलाने को कहता है और पोर्टर की तरह सामान ढोने को कहता है।
वह तो तलवार निकालने को भी तैयार हो जाता है, लेकिन सॉइल उसे रोक देती है। वह डोंग ह्यून से पूछती है कि क्या वह इसलिए अंदर जाना चाहता है क्योंकि उसे उस पर भरोसा नहीं। डोंग ह्यून समझाता है कि बात ऐसी नहीं है। वह उसे याद दिलाती है कि अनुबंध के अनुसार वह एक पोर्टर है, इसलिए डंजन अन्वेषण में अपनी राय नहीं दे सकता। फिर भी वह पूछती है कि वह चुनौती क्यों देना चाहता है। डोंग ह्यून कहता है कि बूढ़ा आदमी किसी योग्य व्यक्ति को ढूंढ रहा है। शायद उसकी करवाहट एक योग्य शिष्य न मिलने से है। और योग्य होने का मतलब हमेशा वर्तमान कौशल नहीं, बल्कि संभावनाएं भी हो सकती है। संभव है कि डंजन की छिपी हुई क्लियर शर्त कुछ और हो, क्योंकि कभी कभी डंजन को वैकल्पिक तरीकों से भी पूरा किया जा सकता है। सोइल कुछ देर सोचती है और पूछती है क्या उसे लगता है कि उसमें उससे ज्यादा संभावनाएं हैं। डोंग ह्यून समझ जाता है कि माहौल गर्म हो रहा है। वह कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता, लेकिन सोइल उसे पकड़ लेती है कि उसने इस संभावना को पूरी तरह नकारा भी नहीं। डोंग ह्यून फिर समझाता है कि यहां मौजूद हर व्यक्ति दर्द झेल चुका है, सिवाय उसके। इसलिए उसे अजीब लग रहा है कि उसने अब तक कुछ नहीं किया। तभी सोइल हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है कि अब वह अपना असली रंग दिखा रहा है। वह दावा करती है कि शुरू से ही उसे वह संदिग्ध लगा था, क्योंकि उसकी आंखों में एक वह उसे भेड़िए की तरह शिकार पर निकला हुआ बताती है। वह पूछती है कि क्या वह डंजन के इनाम के पीछे है या रेड के दौरान किसी सौभाग्यशाली मौके की उम्मीद कर रहा है। डोंग ह्यून मन ही मन सोचता है कि सोइल को रैंकर नहीं, बल्कि भविष्यवक्ता होना चाहिए था, क्योंकि वह सिर्फ देखकर ही लोगों को पर लेती है। सोइल उसे कोशिश करने की अनुमति दे देती है, क्योंकि अब कोई और उपाय नहीं बचा और उसे भी थोड़े आराम की जरूरत है। डोंग ह्यून इस मौके पर हैरान हो जाता है, लेकिन वह कहती है कि उसे केवल एक ही मौका मिलेगा, क्योंकि आपातकालीन राशन खत्म हो रहे हैं। डोंग ह्यून उसका धन्यवाद करता है, दरवाजे की ओर बढ़ता है, और जैसे ही मिशन शुरू करता है, उसके सामने कई नोटिफिकेशन स्क्रीन एक साथ उभरने लगती है। तेज सफेद रोशनी के बाद वह खुद को एक अंधेरे कमरे में पाता है। आभा इतनी तीव्र है कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। बूढ़ा आदमी टिप्पणी करता है कि उसके सामने खड़ा इंसान देखने लायक भी नहीं है, और डोंग ह्यून से छुटकारा पाने का फैसला करता है। वह अपनी आंखें खोलता है, जिससे दबाव और बढ़ जाता है। तभी डोंग ह्यून को एक सूचना मिलती है कि वह एक शापित आत्मा की स्मृति का सामना कर रहा है, जो कि शापित नेक्रोमेंसर के लिए एक छिपी हुई शर्त है। डोंग ह्यून को यकीन नहीं होता कि उसने अभी भी स्मृति पुनर्सृजन नाम की एक एस रैंक स्किल अनलॉक कर ली है, और उससे भी ज्यादा कि वह इस समय उसी स्किल का उपयोग उस बूढ़े पर कर रहा है। सिस्टम बताता है कि वह सभी तकनीकों के स्वामी की स्मृति को पुनर्सृजित कर रहा है, इसलिए उसे जल्द ही वहां ले जाया जाएगा। फिर से सफेद रोशनी चमकती है और डोंग ह्यून खुद को बर्फीले मैदान में पाता है, जहां वह मास्टर इस बात पर शोक मना रहा है कि कोई उपयुक्त शिष्य नहीं मिला। बूढ़ा आदमी सोचता है कि उसका जीवन निरर्थक है, उसने इतनी मेहनत की केवल सब कुछ छोड़ देने के लिए। डोंग ह्यून इधर उधर देखता है, सोचता है कि क्या यह कोई और दुनिया है, लेकिन बूढ़े की भावनाएं और स्मृतियां उसे सीधे महसूस होने लगती है। बूढ़ा खुद से कहता है कि जब कोई की के प्रवाह को साथ लेता है, तो सभी तकनीकें एक हो जाती है। वह व्यक्ति जिसने लंबे समय तक जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार किया, लेकिन की भी उसे बुढ़ापे से नहीं बचा सकी। अब ठंडा पानी पीना भी जहर निगलने जैसा लगता है। वह पीड़ा में है और प्यासा भी, लेकिन वह ऐसे मरना नहीं चाहता। इस बिंदु पर मरना अन्याय होगा। वह केवल एक शिष्य चाहता है, जिसे वह अपनी सारी विद्या सौंप सके, लेकिन कोई भी पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं मिला। आखिरकार वह अपनी पूरी सत्ता को पीछे छोड़ने के लिए अपनी आत्मा बेच देता है। तभी स्किल समाप्त होती है। हवा का एक झोंका महसूस होता है और डोंग ह्यून फिर से उसी अंधेरे कमरे में लौट आता है। दबाव फिर से लौट आता है और सभी तकनीकों का स्वामी उसे घूर रहा होता है। वह घुटन महसूस करता है, लेकिन अब उसके भीतर उम्मीद भी है। बूढ़ा समझ जाता है कि डोंग ह्यून ने उसकी आत्मा में झांका है और उसके प्रति उत्सुक हो जाता है। डोंग ह्यून स्वीकार करता है कि उसने ऐसा किया क्योंकि वह उसकी अपार शक्ति और ज्ञान का उत्तराधिकारी बनना चाहता है। बूढ़ा सोचता है कि उसमें खास कुछ नहीं, सिवाय थोड़ा बहुत रोचक होने के, और दबाव और बढ़ा देता है। डोंग ह्यून कहता है कि इस तरह तो उसे कभी शिष्य नहीं मिलेगा और लोग उसे केवल एक जिद्दी भूत के रूप में याद रखेंगे। बूढ़ा इस बात से आहत होता है और उसे सबक सिखाने के लिए उसकी टांग तोड़ने का फैसला करता है। डोंग ह्यून जल्दी से उसे रुकने को कहता है और समझाता है कि उसने हर तकनीक में महारत हासिल की, जबकि इस दुनिया के लोग एक तकनीक भी जीवन भर में मुश्किल से सीख पाते हैं। बूढ़ा सोचता है कि शायद कोई और प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। डोंग ह्यून बताता है कि उससे पहले जो महिला आई थी, वह इस दुनिया की सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। बूढ़ा विश्वास नहीं करता। डोंग ह्यून कहता है कि उसकी आंखों में देखे, क्या वह झूठ बोल रहा है। बूढ़ा समझ जाता है कि वह सच कह रहा है, और यही सच्चाई दुखद है। तब डोंग ह्यून खुद को प्रस्तावित करता है। वह कहता है कि यदि कोई भी उसके मानक पर खरा नहीं उतरता, तो वह अपनी क्षमताएं उसे दे दे। बूढ़ा उसे निर्लज्ज समझता है। डोंग ह्यून स्पष्ट करता है कि वह सीधे उसे सिखाने की बात नहीं कर रहा। वह अपना स्टेटस स्क्रीन देखता है और अपने कंकालों स्केलेटन को बुलाता है। वह कहता है कि बूढ़ा उनके भीतर की संभावनाएं जरूर देख सकता है। डोंग ह्यून समझाता है कि बढ़ते हुए कंकालों की क्षमता असीमित है। हर एक में अलग और अनोखी प्रतिभा है। उन्हें सिखाना आसान होगा, और चूंकि बूढ़ा केवल एक उत्तराधिकारी चाहता है, तो चिंता न करे, आखिरकार विरासत उसी के पास आएगी। वह यह भी जोड़ता है कि कंकाल दर्द महसूस नहीं करते, इसलिए उनकी सहनशक्ति किसी भी इंसान से ज्यादा है। बूढ़ा उन्हें गौर से देखता है। डोंग ह्यून को डर लगता है कि शायद सब खत्म हो गया, लेकिन बूढ़ा हल्का सा हंसता है। उसे यह विडंबना लगती है कि जिस उत्तराधिकारी की वह तलाश कर रहा था, वह इंसान नहीं बल्कि एक अनडेड निकला। वह कहता है कि ये कंकाल अपने जीवन में असाधारण योद्धा रहे होंगे, और वह हमेशा ऐसे शिष्य चाहता था। एक से ज्यादा को सिखाना कठिन है, लेकिन वह समझौता करने को तैयार है।
इस प्रकार डोंग ह्यून छिपी हुई शर्त पूरी कर देता है। बूहा उससे वादा करने को कहता है कि वह उसकी सारी विद्या विरासत में लेगा, चाहे कितनी भी परीक्षाएं आएं, और दुनिया में कहीं न कहीं उसका नाम छोड़ेगा। स्टेटस स्क्रीन बताती है कि छिपी हुई शर्त थी सभी तकनीकों के स्वामी द्वारा मान्यता प्राप्त करना। डोंग ह्यून वादा करता है और बूहा संतुष्ट होकर मुस्कुराता है। इसी के साथ स्टेज क्लियर हो जाता है। डोंग ह्यून अस्पताल के बिस्तर पर होश में आता है। वह उठता है और देखता है कि गित्सो कमरे में खड़ी है। उसे याद नहीं कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। सॉइल खुद को पांग गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर के रूप में परिचित कराती है, जिसे डार्क एम्प्रेस भी कहा जाता है। डोंग ह्यून यह तो पहले से जानता था, लेकिन वह यहाँ क्यों आई है यह नहीं जानता। उसे डंजन क्लियर करने के बाद की कोई याद नहीं। शायद वह बेहोश हो गया था। सॉइल स्वीकार करती है कि वह हैरान थी, क्योंकि उसे लगा था कि वह बॉस असंभव है। लेकिन एक पोर्टर ने काम कर दिखाया। वह पूछती है कि वह डंजन कैसे क्लियर हुआ और क्या वह सच में बूरे का शिष्य बन गया। डोंग ह्यून समझता है कि उसके सवाल जायज है। डंजन उसका था और उसे सिर्फ एक मौका मिला था। उसकी नजर में वह एक अनजान आदमी है जिसने उसकी उपलब्धि छीन ली। कोई और हिंसक रैंकर होता तो शायद अब तक उसका सिर घर से अलग कर चुका होता। डोंग ह्यून पूछता है कि समाचार में क्या बताया गया। सोइल कहती है कि खबर में यही छपा है कि पांग गिल्ड की एडवांस टीम ने डंजन सफलतापूर्वक क्लियर किया और सभी जीवित बचे लोगों से गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। डोंग ह्यून राहत की सांस लेता है कि जनता को सच्चाई नहीं पता। वह उसे धन्यवाद देता है। सोइल कहती है कि वह जितना दिखता है उससे ज्यादा परिपक्व है। अधिकांश हंटर अपनी उपलब्धि दुनिया को दिखाना चाहेंगे, लेकिन डोंग ह्यून कहता है कि उसके लिए सुरक्षा पहले है। वह कहती है कि धन्यवाद देने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह गिल्ड की प्रतिष्ठा का मामला भी है। और वैसे भी कोई यकीन नहीं करेगा कि एक पोर्टर अभियान का असली नायक था। डोंग ह्यून समझ जाता है कि वे अपनी इज्जत बचा रहे हैं। अगर उसने सच्चाई उजागर की तो शायद चुपचाप उससे निपट लिया जाए। उसे पता चलता है कि वह 3 दिन तक बेहोश रहा। वह इनाम के बारे में ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि यह उसे खतरे में डाल सकता है। वह कहता है कि उसे खुद भी ठीक से नहीं पता कि उसे क्या मिला है और थोड़ा समय चाहता है। सॉइल उसे समय देती है, यह कहते हुए कि डार्क एम्प्रेस की नजरों से कोई बच नहीं सकता। उसके जाने के बाद डोंग ह्यून बिस्तर पर गिर पड़ता है और अपने अद्भुत जीवन के बारे में सोचता है। 3 साल बाद जागना, रैंकर से मिलना, अजीब डंजन और अब पांग गिल्ड से उलझने का खतरा। उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि वह अपने क्लियर रिवार्ड देखे। उसकी ऊर्जा स्थायी रूप से 20 बढ़ गई है और उसे सभी तकनीकों की शिक्षा नाम की एक एस रैंक स्किल मिली है। अब उसके पास 3 स्किल है, जिनमें से 2 एस रैंक है। वह खुशी के आंसू बहाता है। वह मृतकों की स्मृतियां पढ़ सकता है, लेकिन अभी उसे इसका उपयोग समझ नहीं आता। जब वह टीचिंग स्किल के प्रभाव पड़ता है तो तुरंत उठकर बाहर जाता है। वह स्किल सक्रिय करता है और बूढ़े को बुलाता है, जो बाहर आकर खुश दिखाई देता है। दोनों एक दूसरे को देखकर प्रसन्न होते हैं, लेकिन बूढ़ा उसे देर से बुलाने के लिए मुक्का मारता है। डोंग ह्यून हैरान है। वह इस दुनिया को शारीरिक रूप से प्रभावित नहीं कर सकता, फिर भी उसे कैसे मारा। बूढ़ा उसके चेहरे के भाव से उसका मन पर लेता है और बताता है कि मानसिक संबंध के कारण वह उसे दर्द दे सकता है। वह तुरंत प्रशिक्षण शुरू करने को कहता है। जब डोंग ह्यून कंकाल बुलाने लगता है तो बूढ़ा रोक देता है। पहले तय करेंगे कि आज क्या सीखना है। वह कंकालों की प्रतिभा समझता है, लेकिन असली समस्या डोंग ह्यून है। डोंग ह्यून सोचता है कि क्या वह उसे भी सिखाएगा। बूढ़ा बताता है कि उसे अपना उपनाम अनगिनत प्रतिभाओं को सीखकर और परिपूर्ण करके मिला। अब सब कुछ डोंग ह्यून पर निर्भर है। डोंग ह्यून कहता है कि उसकी प्रतिभा बेकार है। बूढ़ा उसे डांट देता है और कहता है कि वह कचरे को भी प्रतिभा के बराबर बना सकता है। वह जोड़ता है कि अच्छा है कि वह उस पर शारीरिक प्रभाव डाल सकता है, जिससे डोंग ह्यून काम उठता है। बूढ़ा मुस्कुराता है। सौभाग्य से उसने कुछ ऐसी कलाएं स्वयं रची है, लेकिन उसे कभी इन्हें इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। उसके तरीके भले ही दर्दनाक हों, लेकिन डोंग ह्यून काफी जिद्दी है, इसलिए वह संभालेगा। डोंग ह्यून को समझ नहीं आता कि कोई और उसके शरीर का ऐसे उत्साह से आकलन क्यों कर रहा है। वह बूढ़े से कहता है कि उसका दिल अभी तैयार नहीं है, लेकिन बूढ़ा उसे फिर चुप करा देता है और कहता है कि बहुत से लोग उसकी स्वर्गीय कारीगर की महान तकनीक को पाना चाहते थे। डोंग ह्यून सोचता है कि अगर वह कचरे को प्रतिभाशाली बना सकता है तो उसे यह तकनीक बहुत पहले इस्तेमाल करनी चाहिए थी। बूढ़ा उसके मन की बात पर लेता है। वह समझाता है कि इस तकनीक का उपयोग करने के लिए उसे अपनी जीवन ऊर्जा कीमत के रूप में देनी पड़ती थी। अगर वह किसी बेकार शिष्य को प्रतिभाशाली बनाता तो उसका शरीर पिघलकर मिट जाता। डोंग ह्यून पूछता है कि अभी इस स्थिति में क्या होगा। बूढ़ा कहता है कि अब कोई समस्या नहीं, क्योंकि वह पहले ही मर चुका है। डोंग ह्यून कहता है कि उसने उसे ही क्यों चुना। वह किसी और को भी चुन सकता था जिसने उसे चुनौती दी थी। बूढ़ा फिर उसे मारता है और उसे प्रतिभाहीन कहता है। वह समझाता है कि यह तकनीक कचरे को प्रतिभा में बदलने के लिए है, इसलिए यह तभी काम करती है जब लक्ष्य सचमुच खाद्य अपशिष्ट के स्तर का हो। हाँ, डोंग ह्यून को वह खाने का कचरा कहता है, लेकिन बूढ़ा आगे कहता है कि यह तकनीक उन लोगों पर काम नहीं करती जो पहले से किसी ऊर्जा से प्रभावित है। उनका शरीर पहले ही जल चुका होता है। डोंग ह्यून का शरीर अभी साफ और कमजोर है, इसलिए उपयुक्त है। अगला पार्ट देखने के लिए इस वीडियो पर 1000 लाइक्स पूरे करो और मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर दिला दो। जैसे ही 1000 लाइक्स पूरे होंगे, अगला पार्ट तुरंत अपलोड कर दिया जाएगा। अभी के लिए गुड बाय।
मिलते हैं अगली वीडियो में।